नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्भधारणा के लिए बच्चेदानी का क्या रोल है और आपकी बच्चेदानी कैसी होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बना रहना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बच्चेदानी जो होती है हमारी, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, और इसके अंदर जो कैविटी रहती है, ये यूट्राइन कैविटी होती है। इसी कमरे के अंदर आपका बेबी 9 मंथ तक रुकता है, उसी में उसकी ग्रोथ होती है, सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड होते हैं। तो ये कैसे होनी चाहिए, इसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, जब आपका बच्चा आने वाला होता है तो आप बाहर की बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन अंदर बॉडी में यूट्रस कैसा है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले आपकी बच्चेदानी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी ग्रोथ या आउट ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके बच्चेदानी में कोई पॉलिप नहीं होना चाहिए। पॉलिप क्या है? एक मस्कुलर ग्रोथ रहती है जिसमें हाईली वेस्कुलर रहती है, तो वो आपका इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। दूसरी चीज, फाइब्राइड नहीं होने चाहिए। कुछ टाइप के फाइब्राइड दिक्कत नहीं करते हैं। अगर ये फाइब्राइड अंदर की तरफ है आपकी कैविटी में तो ये दिक्कत करेंगे, तो आपके बच्चेदानी में किसी तरह का कोई फाइब्राइड नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी बच्चेदानी के अंदर जो गठानी रहती हैं, जो मस्कुलर लेयर के अंदर होती है, जिसे हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं, एडिनोमाइसिस भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो इम्प्लांटेशन फेल्योर कर देती है, क्योंकि गठान रहती है तो वो आपके बच्चेदानी के ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है, बच्चे को चिपकने नहीं देती और उसकी ग्रोथ नहीं होने देती है। चौथी चीज जो आपको नहीं पता है, अधिकतर आपकी सोनोग्राफी में लिख के आता है कि एंडोमेट्राइटिस है। एंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन होना, एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग होना। तो वो आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा डिस्टर्ब कर देती है और आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो जाता है। अब हमारी जो बच्चेदानी की गद्दी है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, 14वें दिन, 16वें दिन, 12वें दिन, उस दिन आपकी बच्चेदानी की जो मोटाई है वो कम से कम 9 mm की होनी ही चाहिए। 9 से 14 mm की एंडोमेट्रियम अच्छी एंडोमेट्रियम होती है, जो आपके इम्प्लांटेशन में आपको बहुत अच्छे से मदद करती है। तो आपकी एंडोमेट्रियम 3 लेयर की होनी चाहिए, 3 लेयर तक उसका ब्लड फ्लो होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी जो रिसेप्टिबिलिटी है वो बहुत अच्छी से होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी बच्चेदानी की रिसेप्टिबिलिटी और वेस्कुलरिटी देखने के लिए आपकी एंडोमेट्रियम का डॉपलर जरूर कराना चाहिए। वो आपको पीरियड्स के 9th डे करना है। तो हमारी बच्चेदानी की लेयर अगर पतली है, अगर वो 9 mm से कम है, या उसमें इस तरह की चीज़ें पैथोलॉजी हो रही हैं, तो भले ही आपका अंडा कितना भी अच्छा हो, ओवुलेशन टाइम पे हो रहा हो, आपकी ट्यूब्स खुली हो, आपके मेल पार्टनर की रिपोर्ट अच्छी हो, लेकिन फिर भी आपको गर्भधारणा नहीं हो पाएगी। तो आज ही चेक करें आपको ये सारी चीज़ें हैं तो नहीं। और ओवुलेशन की जो आपकी रिपोर्ट है वो मेरे साथ शेयर करिए, मैं ज़रूर देख के बताऊंगी कि एंडोमेट्रियम आपकी कैसी बन रही है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि अब आपको क्या आहार लेना है जिससे एंडोमेट्रियम अच्छी बनी रहे, कौन सा योगा करना है। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक आयुर्वेदिक क्षीर पाक, जिससे आपकी बच्चेदानी की गद्दी बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे जरूरी आपको ऐसा आहार लेना है जो आपके यूट्रस के ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करे, उसको बढ़ाए। तो उसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है अनार। आपको अनार का सेवन जरूर करना है। दूसरी चीज आपको लेनी है वो है टोमेटोज, मतलब आपको टोमेटो का सूप जरूर लेना चाहिए। तीसरी चीज, आंवले का सेवन जरूर करिए। एक आंवले का सेवन आपको रोज करना है। आंवला जो है वो रसायन है, रिच सोर्स है विटामिन सी का, तो वो आपके बच्चेदानी के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से इनहेंस करेगा। चौथी चीज जो आपको खानी है वो है मखाने। 1 कटोरी मखाने का सेवन आप रोज कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो 1 टुकड़ा आप फिश का भी रोज खा सकते हैं। अदरवाइज आप ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको योगासन कौन से करने हैं, तो योगासन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी योगासन है वो उत्कट आसन करना। उत्कट आसन आपके बच्चेदानी के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। उसके साथ साथ आपको कपालभाति जरूर करनी है।
लेकिन ओवुलेशन के बाद आपको कपालभाति नहीं करनी है। उसके साथ साथ आपको जो करना है वो एक कुंभक प्राणायाम करना है, जिसमें आपको ब्रीद होल्ड करते हैं और कुछ समय के लिए रोक के रखते हैं, फिर उसमें पेंट के मूवमेंट करते हैं, इसको कुंभक बोलते हैं। तो वो कुंभक आपको जरूर लगाना है। और सबसे जरूरी है आपको प्राणायाम करना है, जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है तो अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपके बच्चेदानी को मिलेगा, तो वो आपकी बच्चेदानी को हेल्दी बनाएगा, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करेगा और आपके एग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरी साइकिल आप कर सकते हैं। और अब आपको जो मैं डिकॉक्शन जो काढ़ा बनाने वाली हूँ वो आप पूरे साइकिल ले सकते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी जो आपको लेना है वो है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण आपको लेना है 3 ग्राम त्रिकटु चूर्ण। उसमें नाग केसर चूर्ण लेना है आपको 5 ग्राम नाग केसर चूर्ण लीजिए। उसमें 1 कप दूध डालिए और 4 कप पानी डालना है आपको, और उसको इतना बॉईल करना है कि वो घट के आपका सिर्फ दूध बचे। ये क्षीर पाक बन गया। इसको छान लीजिए और इसमें आधा चम्मच मिश्री ऐड करिए, जो अपनी धागे वाली मिश्री आती है उसको ऐड करिए। और ये क्षीर पाक आप हर रोज ले लीजिए, चौथे दिन से साइकिल के आप रोज ले सकते हैं। तो ये आपकी बच्चेदानी की लेयर को बहुत अच्छे से बनाएगी और आपका इम्प्लांटेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन, तो आपकी रिपोर्ट्स इसी नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे शेयर करिए, फिर आपका केस डिस्कस करेंगे। देखिए, बच्चेदानी का इम्पोर्टेंस आपकी पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम कहाँ रुकेंगे, किस तरह का रूम रहेगा, ये हमारी कंसर्न रहती है। उसी तरह जब आपका बेबी आना वाला है तो आपको आपके उसके लिए क्या है, जो बच्चेदानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको तैयार करिए, फिर गर्भधारणा से कोई बाधा नहीं आएगी। नमस्कार।